अगर आप भी कहते हैं आई एम नोइंग इंग्लिश, तो ये आपकी इंग्लिश गलत हो चुकी है। कि आप पूछोगे मुझे कि इंग्लिश गलत कैसे क्यों हुई? अब आई एम नोइंग इंग्लिश ये कैसे गलत हुआ? तो इसमें रीजन है कि आई एम नोइंग इंग्लिश ऐसा नहीं होता, आई नो इंग्लिश ऐसा होता है। तो इसलिए मैंने आपके लिए कोर्स लाया हूँ, जो कि 30 डेज का कोर्स है। उसमें मैं आपको पूरे बेसिक से लगाकर एडवांस तक पढ़ाऊंगा, और उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। इंग्लिश आपको आने लगेंगी 30 डेज के बाद। जब भी आप इंग्लिश बोलने लगेंगे तो आप कभी स्टक नहीं होंगे इंग्लिश में। ऐसे आपको फ्लुएंट बना के रहूंगा इस कोर्स पे। तो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज शौर्य मिश्रा एंड from today I will be your English trainer and I will be teaching you English from basic to advanced। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार वीडियो में हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। जो कि आप जानते हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश मतलब इंग्लिश का बेस। अगर आपको बेस ही नहीं आता तो आप सोचो, अगर आपको बेस नहीं आता तो आप क्या एडवांस लेवल की इंग्लिश बोल पाओगे? नहीं, इसका आंसर है रॉन्ग। अगर अगर आपको बेस नहीं आता ना तो आप एडवांस लेवल की इंग्लिश नहीं बोल सकते। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आपको बेसिक से पढ़ाना चाहिए, बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। इसलिए इसलिए ये कोर्स मैंने लाया है, बेसिक से लगाकर एडवांस तक। आपको बेसिक से लगाकर एडवांस तक, पूरे बेसिक से एडवांस तक आपको लेके जाऊंगा, इट्स माय गारंटी। अगर आप 30 डेज तक पूरे कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो देखते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ कोर्स को देखते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको इंग्लिश में फ्लुएंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि आप जानते हैं 1 जनवरी आ चुका है, तो आपको अभी एक डिसीजन लेना है कि आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश इन 2026। आप 30 डेज मुझे दे दीजिए, सिर्फ 30 डेज। अगर आप 30 डेज देते हैं मुझे, सिर्फ 30 डेज, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको फ्लुएंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज का हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, आज से हम पढ़ने वाले हैं बेस ऑफ इंग्लिश मतलब बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का अर्थ क्या होता है? बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का अर्थ होता है बेस। जो इंग्लिश का बेस होता है ना, उसको ही कहते हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश। मतलब जैसे आप कह सकते हैं जो अर्थ है, अर्थ का कोर क्या है? अर्थ का कोर होता है ना उसमें, तो वो बेस है उसका। तो वैसे ही है इंग्लिश का एक बेस है। जैसे आप समझ लीजिए कि ये है ऐसा, तो ये बेस का क्या हुआ? यहाँ पे यहाँ का हुआ, तो ये बेस मतलब यहाँ से आपको लेके चलूंगा यहाँ, फिर आप यहाँ तक पहुंचोगे और आप फ्लुएंट बन जाओगे। तो ये होता है बेस। आपको समझ आ चुका होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेस ऑफ इंग्लिश मतलब बेसिक्स ऑफ इंग्लिश क्या होता है, बहुत ही डिटेल के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, इसमें सबसे पहले हम समझते इसमें अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे, पूरे अल्फाबेट से पहले स्टार्ट करेंगे, फिर आपको टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा इंग्लिश के। तो देखो, अल्फाबेट अल्फाबेट कितने होते हैं सबसे पहले? तो देखो, अल्फाबेट होते हैं 52। मतलब हिंदी में 52 होते हैं। देखो, हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस समझो। डिफरेंस समझ लिया ना, तो आपको आने लगेंगी इंग्लिश। मतलब डिफरेंस क्या है इंग्लिश का और हिंदी का? डिफरेंस क्या है? इंग्लिश में होते हैं 26 लेटर्स और हिंदी में होते हैं 52। 52 मतलब आप समझ सकते हैं, 52 लेटर्स मतलब बहुत ही ज्यादा। अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश में सिर्फ 26 लेटर्स होते हैं। मतलब सोच लीजिए कि 26 लेटर्स को सीखना कितना आसान हो जाएगा। यह इंग्लिश का गेम सिर्फ 26 लेटर्स में टिका है। अगर आप 26 लेटर्स को समझ जाते हैं, सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना है वो समझ जाते हैं, तो आपको इंग्लिश जरूर आने लगेंगी। तो देखो, अल्फाबेट, इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। 26 अल्फाबेट होते हैं। देखो यहाँ पे अल्फाबेट 26 अल्फाबेट। 26 अल्फाबेट क्या होते हैं? इंग्लिश में होते हैं। और हिंदी में
क्या होते हैं 52, 52 वर्णमाला आप कह सकते हैं। वर्णमाला क ख ग घ वो होता है मतलब हिंदी में होता है, और इंग्लिश में जब की बात करूँ तो ए बी सी डी ई एफ एक्सेट्रा, तो ये होती है अल्फाबेट। तो देखो अल्फाबेट को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। अल्फाबेट, तो देखो अल्फाबेट को रिटन और ओरल इसमें कैटेगरी में बांटा गया है, क्योंकि लिखना मतलब हम जब लिखते हैं मतलब सेंटेंस कोई भी बनाते हैं तो हम लिखते हैं स्कूल में जैसे आप लिखते हैं इंग्लिश में, तो वैसा होता है लिखना, तो यहाँ पे रिटन। और एक होता है ओरल। ओरल मतलब बोलना, जो आप बोलते हैं उसको कहते हैं। तो देखो रिटर्न पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमको लिखना नहीं बोलना सीखना है। लिखना तो कोई भी जान जाएगा, लेकिन अगर आप बोलोगे ना तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, मतलब आप इन्फ्लुएंस कर सकेंगे लोगों को, इम्प्रेस कर सकेंगे लोगों को, ये होता है। तो देखो ओरल और रिटर्न, तो हम ओरल पे बात करते हैं। तो देखो ओरल कितने कैटेगरी में बांटा गया है। ओरल वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो देखो वॉवेल क्या होता है, सबसे पहले समझो वॉवेल। वॉवेल मतलब क्या होता है, वॉवेल मतलब होता है स्वर, और कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। आपने सुना ही होगा हिंदी में वो स्वर और व्यंजन, ये तो सुना ही होगा। वैसे ही होता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट, तो ये व्यंजन। तो देखो व्यंजन और स्वर क्या डिफरेंस है इसमें। तो देखो वॉवेल स्वर, तो इसमें क्या क्या आता है सबसे पहले समझो। ए ई आई ओ यू, ए बी सी डी में जितने भी अल्फाबेट है उसमें से आप पांच निकालो, वो पांच कौन कौन से है। वो ए ई आई ओ यू, यहाँ पे लिख दो ए ई आई ओ यू, तो ये वॉवेल में आते हैं। मतलब ए ई आई ओ यू, ये जो पांच होते हैं वॉवेल, ये वॉवेल में आते हैं, यहाँ पे पांच, मतलब ये फाइव होते हैं। और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21, 21 कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21, जो भी छोड़ के, जैसे यहाँ पे मैं लिखूं बी सी डी एफ एक्सेट्रा, मतलब आप समझ सकते हैं कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21, मतलब इन पांचों को छोड़ के ये जो बचते हैं उसको ही कहते हैं कॉन्सोनेंट, मतलब व्यंजन। एक बार रिपीट कर दूं तो देखो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में हमने पढ़ा अल्फाबेट, जिसमें पढ़ा हमने 26 अल्फाबेट 26 होते हैं, और हिंदी में 52 होते हैं। तो देखो अल्फाबेट को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, दो, रिटन और ओरल। तो आज हम पढ़ने वाले थे रिटन ओरल। तो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया कि ओरल में कौन कौन से आते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, जिसमें वॉवेल का मतलब होता है स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। तो स्वर, स्वर में क्या क्या आते हैं, ए ई आई ओ यू, ये जो पांच जो होते हैं उसको ही कहते हैं वॉवेल। और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होता है 21, बी सी डी एफ एक्सेट्रा, मतलब इसको छोड़ के कॉन्सोनेंट। तो मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि एक सेमी वॉवेल भी होता है, सेमी वॉवेल। तो देखो सेमी वॉवेल इसमें जो है ना 21, ये कॉन्सोनेंट सचमुच तो 20 है, 20, इसको 21 एक कहा गया, एक बोलूंगी यहाँ पे वाई आता है। अब आप पूछोगे इसको सेमी वॉवेल ही क्यों कहा जाता है, उसको क्यों नहीं ये कहा जाता। तो देखो इसको सेमी वॉवेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका साउंड जो आता है वो वॉवेल भी आता है और कॉन्सोनेंट भी आता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एलो और क्राई। तो देखो येलो, य आया यहाँ पे य, और इसमें क्या आया ई। तो आप इसमें डिफरेंस समझो, ये क्या हुआ, ये वॉवेल हुआ, वॉवेल ए ई ई ई आया, वॉवेल आया। इसमें कॉन्सोनेंट या मतलब मैंने बताया था आपको, कॉन्सोनेंट में ये छोड़ के
इसमें जो भी आते हैं वो कॉन्सोनेंट, यहाँ पे ए ई आई ओ यू, इसमें से कोई आया यहाँ पे नहीं, मतलब ये कॉन्सोनेंट है, तो इसको मैं कह सकता हूँ ये कॉन्सोनेंट है। तो देखो, कॉन्सोनेंट और वॉवेल ये डिफरेंस होता है, मतलब सेमी वॉवेल वाई को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वाई का साउंड आता है वो मतलब वॉवेल में भी आता है और कॉन्सोनेंट भी आता है, इसके इसीलिए इसको मतलब सेमी वॉवेल कहा जाता है। आपको डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। और वॉवेल आपको पहचानना है ए ई आई ओ यू साउंड से, हमेशा साउंड से पहचानना है, और कॉन्सोनेंट बी सी डी एफ एक्सेट्रा, ये आपको समझ आ चुका होगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे और कुछ सीखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपने सीखा मेन, मेन क्या है, ये मेन है, ये आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपने ये समझ लिया ना तो आपको आगे का भी समझ में आने लगेगा। तो चलते आगे और अभी हम सीखते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखो, इस इंग्लिश सिर्फ तीन ही इसमें बनी है, सिर्फ तीन इसमें, वो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मतलब देखो, तीन ही इसमें इंग्लिश बनी है, चाहे आप मुकेश अंबानी को देख ले, एलॉन मस्क को देख ले, चाहे आप कौन से भी कितने भी बड़े लेवल के इंग्लिश ट्रेनर को देख ले, वो सिर्फ इन तीनों का पैटर्न का यूज करेगा, तीन पैटर्न का यूज करेगा, सिर्फ इन तीन पैटर्न का। क्योंकि इंग्लिश यही मतलब यही जो फॉर्म है, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, इन तीनों पे ही इंग्लिश का खेल है, बस समझ लीजिए खेल है। चाहे आप किसी को भी बड़े लेवल के इंग्लिश ट्रेनर को देख ले, वो इन तीनों स्ट्रक्चर का यूज करेगा जब भी वो इंग्लिश बोले। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, उसके बाद आपको सेंटेंस दूंगा और होमवर्क भी दूंगा, वो आपको करके जरूर जाना है। तो देखो, सबसे पहले समझते सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? तो देखो, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। इसका मतलब इजी वर्ड्स में बताओ तो इसका मतलब होता है काम करने वाला, काम करने वाला। अभी आप पूछोगे काम कौन करता है? काम मैं कर सकता हूँ, या कोई कोई किसी का नाम है तो वो कर सकता है। जैसे मैं कहूँ कि राहुल, राहुल काम करता है, राहुल लिखता है, तो देखो लिखने का काम ये हुआ, लेकिन कौन करता है, कौन करता है, तो वो आप बोलोगे राहुल, उसमें राहुल ही है ना, तो राहुल काम करता है। जैसे मैं कहूँ मैं पढ़ाता हूँ, तो कौन पढ़ाता है, तो मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आएगा, तो यहाँ पे आएगा। तो ये होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो धोनी हो, कुछ भी हो, लेकिन जो काम करता है ना उसे ही कहते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं लिख दूं विराट कोहली, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, मुकेश अंबानी, तो ये क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हुए, मतलब इसे ही कहते हैं सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट का खेल समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, जो भी काम करता है उसे ही कहते हैं सब्जेक्ट। तो अभी हम बढ़ते वर्ब। वर्ब क्या होता है? तो देखो, यहाँ पे वर्ब, वर्ब मतलब क्या होता है स्पेशली, वर्ब मतलब होता है क्रिया। मैं आपको इजी वर्ड्स में बता देता हूँ। वर्ब क्रिया, क्रिया क्या होता है? तो देखो, क्रिया मतलब एक्शन। जब भी हम कुछ भी एक्शन लेते हैं, चाहे हम वो खेलने का एक्शन ले, चाहे हम वो आप कह सकते हैं मोबाइल देखने का एक्शन ले, तो हम एक्शन तो ले रहे हैं ना, मतलब कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो मोबाइल देखना हो, चाहे वो होमवर्क करना हो, चाहे वो स्कूल जाना हो, लेकिन हम तो वो एक्शन कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं वर्ब, मतलब एक्शन करना, एक्शन करना।
तो एक्शन करने को क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं वर्ब। इन तीनों पे खेल ये है। तो वर्ब मतलब क्रिया, मतलब एक्शन करने वाला, कुछ भी हो। जैसे आप एग्जांपल लिखो, मैं टीच, टीच मतलब पढ़ाना। उसके बाद राइट, राइट मतलब लिखना। रीड, रीड मतलब पढ़ना। तो ये होते हैं वर्ब। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अभी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब जो लास्ट में आता है। तो ये आप पूछोगे जो लास्ट में आता है ये क्या होता है? तो देखो, ऑब्जेक्ट मतलब जो लास्ट में आता है, मतलब देखो जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आया। मैं मतलब आप कह सकते हैं कि मैं मैदान में खेलता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो लास्ट में क्या आया, सबसे पहले आप समझो कि यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं मैदान में खेलता हूँ। तो इसमें आप सबसे पहले ढूंढो कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है आई, तो यहाँ पे मैंने लिखा आई। ये मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समझो सब्जेक्ट मैंने ढूंढा आई, क्योंकि कौन मैदान में खेल रहा है, मैं खेल रहा हूँ। तो काम करने वाला मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला। तो काम करने वाला मैं, तो यहाँ पे आया। उसके बाद लिखा मैंने खेलना। खेलना मतलब एक्शन ले रहा हूं, मैं खेल रहा हूँ, कुछ तो क्रिया कर रहा हूँ ना। तो वो यहाँ पे वर्ब मतलब प्ले, आई प्ले। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा मैदान में। तो मैदान एक स्पेशली क्या हुआ, ना वो सब्जेक्ट है ना वो खेलना है, वर्ब है। तो लास्ट में क्या आ सकता है, लास्ट में ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। मतलब आई प्ले इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। तो ये होता है, मतलब ये आप ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं। तो ऐसे होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे और सब्जेक्ट के प्रकार समझते हैं। उसके बाद मैं आपको एक स्ट्रक्चर दूंगा जो आप अपने घर में यूज कर सकते हैं। किसी भी आप अगर विलेज में गए तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो, सब्जेक्ट की टाइप्स, सब्जेक्ट की टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझ लिया ना, तो आपको इंग्लिश आना तय है। आपकी इंग्लिश फ्लुएंट बन जाएंगी। यू विल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश इन जस्ट 30 डेज। इफ यू फॉलो मी देन डेफिनेटली यू विल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, इट्स माय गारंटी। तो देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कितने टाइप्स टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहले सिंगुलर और प्लूरल। अभी आप पूछोगे ये और ये क्या होता है। तो देखो, सब सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन। और ये इसका मतलब अनेक वचन, अनेक वचन। तो एक वचन और अनेक वचन का मतलब क्या होता है। तो देखो, एक वचन, एक वचन मतलब जो एक हो, सिर्फ एक हो। भगवान, गॉड एक ही है। तो उसको ही आप एग्जाम्पल देके, मतलब एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। गॉड, यहाँ पे लिखू मैं गॉड। तो यहाँ पे गॉड क्या हुआ, गॉड एक ही है, एक एक गॉड है ना। तो उसके लिए एक वचन। जैसे मैं कहूँ कि आप कह सकते हैं आई, यहाँ पे आई, आई मतलब क्या हुआ, सिंगुलर। क्योंकि यहाँ पे देखो आई क्या है, मैं, मतलब मैं एक अकेला आदमी हूँ या बॉय हूँ या स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पे मैं आया। जैसे मैं कहूँ कि यू, तो देखो यू, यू कैसे सिंगुलर हुआ, यू मतलब तुम, मतलब तुम एक ही जन हो, तुम एक ही जन हो। तो उसके लिए तुम। उसके बाद मैं और लिखूं ही शी इट। यहाँ पे मैं लिखूं ही शी इट। तो देखो ही शी इट ये कैसे हुआ, ही मतलब मैं, वह। तो यहाँ पे वह क्या हुआ, एक ही है। शी मतलब वह, लेकिन लड़की के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे वह मतलब एक ही हुआ। इट मतलब यह, एक ही हुआ ना। तो इसे ही कहते हैं सिंगुलर। अभी प्लूरल, प्लूरल में क्या क्या आता है। सबसे पहले समझो प्लूरल, इसका मतलब क्या होता है, अनेक वचन। मतलब
एक से ज्यादा लोग। जैसे मैं कहूँ वी मतलब हम, जो हम बहुत सारे हैं। दे दे मतलब वे, मतलब बहुत सारे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, मतलब ये प्लूरल मतलब अनेक वचन। ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखो सिंगुलर कौन कौन से होते हैं अभी हम समझेंगे। तो देखो सिंगुलर सबसे पहले लिखो यहाँ पे ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम, मतलब नेम। अभी समझो ही मतलब क्या है, वह मतलब बॉय के लिए। ही मतलब वह, मतलब लड़की के लिए, समझ लो गर्ल। इट मतलब यह, मतलब एनिमल के लिए। और नाम, नाम मतलब किसी का भी नाम हो सकता है। जैसे मेरा नाम शौर्य है, उसका नाम राहुल है, उसका नाम रितेश है, उसका नाम करण है, कुछ भी हो सकता है, उसे कहते हैं नाम, मतलब करण। ये आप समझ सकते हैं। सिंगुलर ये आपका क्लियर हो चुका होगा। ये सिंगुलर की कैटेगरी में आते हैं। अभी प्लूरल, प्लूरल में क्या क्या आता है। सबसे पहले आई मतलब मैं, वी वी मतलब हम, यू यू मतलब तुम, दे मतलब वे। अभी आप पूछोगे यहाँ पे बी, यहाँ पे आई वी यू दे ये कैसे आया, यहाँ पे आई कैसे आ सकता है, ये तो सिंगुलर की इसमें होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आई मतलब मैं, मतलब यहाँ पे प्लूरल क्यों आया इसमें, क्योंकि ये अंग्रेजों का रूल है, मतलब ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स ने जो रूल बनाया अपने को फॉलो करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से हमको इंग्लिश बोलने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे आया था। और यू भी पूछोगे, यू भी ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे डाल दिया, मतलब प्लूरल के इसमें डाल दिया, इसलिए वो इस ये आता है। तो आई मतलब मैं, ये मैं। यू भी मतलब हम, बहुत सारे हम। यू मतलब तुम जो देख रहे हो। दे मतलब वे कर रहे हैं, तो वे आया। तो ये प्लूरल केस में और सिंगुलर केस में ही, शी, इट और ने, ये आपको आ चुका होगा। अभी हम एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। बस एक ही स्ट्रक्चर, वो है हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आप पूछोगे हैव प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखो हैव प्लस ऑब्जेक्ट का मतलब लीजिए, लीज लीजिए। अभी अभी मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो लास्ट में आए, तो वो आप समझ सकते हैं। तो देखो अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। कुछ भी लेना हो सकता है। जैसे आपके पापा घर पर रहे, तो मतलब आप बोलोगे कि पानी लो, पानी लीजिए, ये बोलोगे पानी लीजिए। तो ये आप बोलोगे। तो इसको आप कैसे बनाओगे, हैव वाटर, मतलब सबसे पहले लीजिए मतलब हैव, और प्लस प्लस यहाँ पे क्या हुआ, वाटर मतलब ऑब्जेक्ट है, तो हैव वाटर। एक और एग्जांपल लो। जैसे मैंने कहा कि खाना लीजिए, खाना लीजिए, तो हैव, और उसके बाद खाना मतलब फूड, हैव फूड। अभी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे। तो जैसे मैं कहूँ कि पेन लो, लो या लीजिए, इसका मतलब लो भी होता है। जैसे आप अपने दोस्त को कहो कि पेन लो, तो इसमें आप बना के दिखाना। उसके बाद लिखा मैंने कि मोबाइल लो। उसके बाद थर्ड सेंटेंस मैंने लिखा कि आप कह सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे मैं कहूँ बैग लो, ब्रेकफास्ट लीजिए, ब्रेकफास्ट लीजिए। तो ये आप बना के दिखाना। और आज अभी हम आज क्लास को एंड करेंगे, और कल मिलेंगे बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा वेट कीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा या फिर कमेंट में आपको रिप्लाई करके दूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।